खान साहब ने इसी खिताब में बात की थी और उन्होंने इशारतन कहा है कि अब आपसे मुलाकात होगी मार्च में। वो लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, कोई भी नाम दे दें, जिहाद दे दें उसे नाम। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये खान साहब का आखिरी जलसा था, आखिरी खिताब था वाकई लॉन्ग मार्च की, क्योंकि उनके बकौल तैयारी मुकम्मल हो चुकी हुई है? देखिए, उन्होंने यही कहा कि अब तैयारी पूरी है और मैं आखिरी स्टेज पे आ गया हूँ। वो दरअसल अपना उनका पुराना डिमांड है कि मार्च से पहले पहले इलेक्शन हो जाएं, और यही मुज़ाकरात थे जो फ़ेल हो गए, जो कि आरिफ अलवी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके के साथ पीडीएम के साथ एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए हो जाए, मगर एस्टैब्लिशमेंट तो कोई रोल अदा नहीं करना चाह रही। वो कहते हम तो न्यूट्रल हैं, आप लोगों ने करना करें, नहीं था। तो यहाँ आके बात रुक गई है। अब खान साहब धमकियों पे धमकियाँ दे रहे हैं, और दिलचस्प सबसे बात यह है कि अब मेरा ख्याल है कि खान साहब की धमकियाँ जो हैं वो अदालतों में उनको उस तरीके से वो रवैया जो लाडले का रवैया था वो रवैया अब नहीं मिलेगा उनको। उसकी वजह दो हैं। आपको पता है कि खान साहब ने एक पिटिशन की हुई है कि जी ये जलसा करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में, और ये जलसा करना चाह रहे हैं, और वहाँ उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया, दफ़ा 144 ऐसे ही है ना, बिल्कुल, जिसके तहत 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे एक जगह पे। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है, ये तो आम है हमारी तारीख़ के अंदर कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नज़र आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास सेक्शन 144 की इजाज़त है। और आज तक ये हुआ नहीं है कि 144 लगा हो और किसी ने उड़ा दिया हो उसको किसी अदालत ने। तो ये तो पहुँच गए थे वहाँ अदालत में। अच्छा, तो वहाँ आज मतलब है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फिर एक ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है। वो कहते हैं जी, पहली बात तो ये कि ये ह्यूमन राइट्स की कहाँ से बात बन गई। ये कोई ज़ात किसी के इंडिविजुअल की तो बात नहीं है, ये तो एक सियासी जमात है, और सियासी जमात एक सियासी जलसा करना चाह रही है जिसके, और वहाँ इशारा यही है कि जिसके अंदर तशद्दुद भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। और जज साहब ने फिर इनको याद दिलाया कि आपको याद है कि जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था तो अदालत का क्या फ़ैसला था कि ये आगे नहीं जाएंगे, और फिर जब 25 मई का फ़ैसला था, अदालत ने कहा था आप वहाँ डी चौक से आगे नहीं जाएंगे, आप डी चौक से पीछे रहेंगे, और आपने वो भी वायलेट किया। आपको वहाँ भी हमने छोड़ दिया, हालांकि कंटेम्प्ट की पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने लाडला करके छोड़ दिए। तो फैसले तो हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आप फिर जाना चाह रहे हैं और वहाँ 144 लगा हुआ है, तो आपकी पिटीशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ। आप मेहरबानी करें, आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ 144 लगा हुआ है और वो लगा रहेगा, एंड सो ऑन। तो अब खान साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप ये जाते हैं इस्लामाबाद तो एक कानून की भी वायलेशन होगी, क्योंकि अदालत की तरफ से तो पैगाम आ गया है, और अब एडमिनिस्ट्रेशन को खुली छुट्टी मिल गई है कि वो 144 को इम्प्लीमेंट करे, और अगर कोई तोड़ता है तो पूरी कानून की कार्रवाई की जाए, और उस कानून की कार्रवाई के लिए पुलिस, रेंजर सबको बुला सकते हैं वो। तो अब ये देखना ये है कि खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, कि अब एक कानून की ओपन वायलेशन करनी है तो फिर भुगतना है उसके साथ, उसके बाद क्या होता है ये भी एक धमकी है, क्योंकि वो मैंने जब हमेशा से आपसे कहा कि वो टॉक फाइट का इशू चल रहा है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे अभी इलेक्शन चाहिए, फिर कह रहे हैं कि मार्च तक इलेक्शन दें, फिर कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी, फिर कहते हैं कि एक्सटेंशन दे दें मार्च तक। तो ये हर रोज़ कोई ना कोई नया ड्रामा कर रहे हैं, किसी तरीके के साथ ये ब्रेक थ्रू हो जाए और ये पहुंच जाए ऐसी जगह पे जहां एस्टैब्लिशमेंट इनका साथ दे। और मगर अब तो ऐसे है, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या इनका साथ देना है, जुडिशरी इनका साथ देना, उससे भी परहेज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको नज़र आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये बहुत बड़ी अब रिस्क लेने जा रहे हैं, और इससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, मुल्क का नुकसान तो हो रहा है ना डिस्टेबलाइजेशन के साथ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आर्मी चीफ ने क्या कही बात, मगर अब मेरा ख्याल है यहाँ तक ये बात पहुँची है। अच्छा सेठी साहब, उन्होंने आपके और मेरी फील्ड से मुताल्लिक भी बात की। उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट नाम लेके कहा कि वो मुल्क से बाहर चले गए, वो सहाफ़ी जो मुल्क के बड़े नाम है वो बाहर चले गए, और मेरे दौर में कभी भी कोई मीडिया चैनल बंद नहीं हुआ, किसी भी सहाफ़ी को ऑफर नहीं किया गया। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। आप भी इनके साथ एग्री करते हैं कि उनके दौर में कभी कोई कदम नहीं लगी, किसी सहाफ़ी का मुँह नहीं बंद किया गया? अल्लाह मियाँ मेरे गुनाह माफ़ कर दे। इमरान खान के ज़माने में जितनी रिप्रेशन और क्रैकडाउन मीडिया के ऊपर हुई है, मैंने अपनी 40 साल की सहाफ़त में इतना बुरा वक्त नहीं देखा। अब मैं कहाँ शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, जो मैं छोड़ दूँगा वो आप यार ऐड कर दीजिएगा। बात यह है कि इनके ज़माने में तो
लोग उठाए गए। मैं अब नाम लेने शुरू करूं? नहीं नहीं, थोड़ा सा हम इसके लेट इट कीप इट कूल। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है नाम लेने चाहिए, बिकॉज ये तो एक चलिए, अगर खान साहब ले सकते हैं तो आप भी ले लेना। हाँ, खान साहब ने बहुत अपने चहेते सहाफ़ियों के नाम लिए जो भाग गए यहाँ से। उन्हें भागने की क्या ज़रूरत थी? खान साहब के ज़माने में कोई भी भागा नहीं यहाँ से। खान साहब के ज़माने में जो तशद्दुद हुआ, लोगों ने बैठ के उसका सामना किया, और इनके सहाफ़ी जो हैं वो भाग गए हैं क्योंकि वो सामना नहीं कर सके किसी का। हालांकि उनको कुछ फ़िक्र किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए था, किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए था, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाना था। बहरहाल ये उनका फ़ैसला है। हमारे ज़माने में जब हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा था, तो मैं नाम लेना शुरू करूं अबसार आलम से, जिनको गोली मारी गई, हामिद मीर साहब को, जिनके बहुत उनके ऊपर भी बहुत कुछ हुआ, सबको पता ही है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान डिसअपेयर कर गए। मैं किस किस का नाम लूँ? असद अली तूर के साथ क्या हुआ, उनकी पिटाई भी हुई, डिसअपेयर भी हो गए, फिर घर भी ब्रेक किया गया। तो मतलब है कि और भी बहुत कुछ है। इसमें अपना नाम हमारी टीवी चैनल बंद कर दी गई बिकॉज मेरे साथ उनको प्रॉब्लम था, तो 2 दफ़ा बंद कर दी गई, और पेमरा के नोटिस पर नोटिस आने शुरू हो गए। और इसी तरीके के साथ और भी हैं। जियो के साथ क्या नहीं हुआ? मीर शकील रहमान साहब को 9 महीने जेल में रखा, उनको सबक सिखाने के लिए। तो ये जब तारीख़ लिखी जाएगी तो लोग भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। इमरान खान साहब के ज़माने में जो कानून ये पेमरा ने, और जो वो दूसरे कानून जो आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कानून जो इन्होंने बनाए, ऐसे ड्रैकोनियन किस्म के कानून इन्होंने बनाए कि सारे ऑर्डिनेंसेस थे। और वो अब मतलब है कि ये खान साहब किस मुंह से ये झूठ बोलते हैं, और इनके साथी जो हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस किस्म की सोच रखते हैं कि वो हर बात इनकी वो गोली लेके वो पी जाते हैं। मतलब इट्स शॉकिंग। और खान साहब आज मीडिया फ्रीडम की बात कर रहे हैं, कमाल हो गया है। खान साहब के ज़माने में मतलब है कि अल्लाह ही रहम करे वो ज़माने वापस आएँ, मगर हम में से कोई भागा नहीं। हमने यहाँ बैठ के इनका ऑपोजिशन की, इनकी तनकीद की, और आज भी वही सिचुएशन है। तो ये 2 सहाफ़ियों के नाम लेना, और फिर आज ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो एक ज़माने में इनकी तारीफ़ करते थे बहुत, और ये कंटेनर पे खड़े होके कहते थे कि इनसे बेहतर सहाफ़ी कोई नहीं है। आज वही सहाफ़ी, उन्होंने भी जैसे कहते हैं ना, लाइट देख ली है, रोशनी देख ली है। उनके अब आप कभी सुने तो सही उनके वीलॉग्स, वो ऐसी बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में कि खान साहब को बड़ी तकलीफ़ होती होगी, मगर मैं समझता हूँ, उनको मैं दाद देता हूँ कि वो अपनी तस्लीम तो उन्होंने किया कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया। अब उन्होंने देख लिया खान साहब का क्या असली शेप है, और खान साहब व्हाट डज ही अमाउंट टू, और वो खुली आम बात कर रहे हैं। और वो हर रोज़ कहते हैं आप पढ़ना तो पढ़ लो, कुछ करना ही तो कर ला साढ़े नाल। हाँ, और ये वो लोग हैं जिनको खान साहब गीत गाते थे, और आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। उन्होंने कोई पैसे तो नहीं खाए, हमने कोई पैसे तो नहीं खाए थे उस वक़्त, या अब हमारा तो एक ही मौक़िफ़ रहा है। और आज वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि इनको लेके आई, बनाया, खड़ा किया, और वो जुडिशरी जो इनको सपोर्ट करती रही, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि दिस मैन इज़ अ वेरी डेंजरस मेगलोमेनियक, और मुल्क के लिए बहुत ख़तरे हैं इनके साथ।